हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। मैं मनीष प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सीरीज़ उठाया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर का, वो है 2017 का। तो आज के इस सेशन में हम 2017 के क्वेश्चन पेपर्स को विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये ट्रेंड रहा है कि वो एज इट इज़ जो है वो रिपीट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप सभी के लिए एक परसेंटेज बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा था, जिसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट पोर्शन जो है आपने कवर किया था। और यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वैसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। और भी आसान बात यह है कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि MCQ है, ये तो निकल ही जाएगा, लेकिन बेटा याद रखना आप लोग कि ये जो चैप्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं। आप क्वेश्चंस को समझेंगे और क्वेश्चंस को समझ के हर ऑप्शंस को एनालिसिस करने के बाद ही आप अपना आंसर दीजिए। तुक्का मत लगाइए, क्योंकि तुक्का अक्सर गलत हुआ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2017 फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल एज वेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो है आपके दो ग्रुप्स में बटा हुआ रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हमने उठाया है और चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज़ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा यहाँ जिन्हें पता नहीं होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ F.W. टेलर। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें किसने बताया है, तो वो हमें बताया है हेनरी फॉयल ने। और फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है हेनरी फॉयल को। ये आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ फंक्शन, अ टास्क, अ डिसिप्लिन ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड। आपसे कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम सटीक बैठता है फॉर फंक्शन, टास्क, डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट मैनेजमेंट इज बेसिकली अ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन है। इट इज ऑल्सो अ टास्क, इंटर-रिलेटेड टास्क, एंड इट इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन. So answer will be management. Now come to question number 3. Which of the following activity which of the following activities does not comes under the jurisdiction of the activity of top level management? तो आप लोगों में से बच्चों सभी को पता होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है जनरली क्या होता है, वो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, यानी कि कौन सा काम नहीं है। तो पहला है टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर हम ये डेफिनेटली ये काम है। बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सेट करता है। नेक्स्ट, टू डिसाइड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये भी है। Third one is to highlight the demands of the employees, and the fourth one is to develop the overall control mechanism of the organization. तो हम जानते हैं सर कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैनेजमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर पड़ता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर पड़ता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो काम ही करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को
सेटअप करने के लिए। इसके बावजूद जो है इट ऑल्सो डेवलप द ओवरऑल कंट्रोल मैकेनिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। सर ये जो फंक्शन है टू हाईलाइट द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फेसाइजेज मैनेजिंग पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। हम ये बात कह सकते हैं आपसे कि सर आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को इनका आंसर पता होगा कि मैनेजिंग पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इज एन अप्रोच ऑफ बिहेवियर एंड इट इज कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच। तो ऑप्शन 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। आप समझ रहे होंगे सर कि स्टेप प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होता है, तो आप सभी को पता है। इनफैक्ट आप भी जब कोई प्लान सेटअप करने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो सर, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सो योर आंसर विल बी सेट एन ऑब्जेक्टिव्स। हमें दूसरे ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे देता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कि हमें उसमें ऑप्शंस तक को नहीं देखने और आपका जवाब राइट हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट प्लान सर गोल ओरिएंटेड होता है, टैक्टिकल प्लान गोल ओरिएंटेड, टैक्स प्लान गोल ओरिएंटेड, डेरिवेटिव प्लान इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। डेरिवेटिव प्लान जो है ये गोल ओरिएंटेड प्लानिंग नहीं होता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। दैट इज कॉल्ड ओवरऑल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ अस नो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी स्ट्रेटजी होती हैं और ओवरऑल प्लानिंग होता है, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग होता है, वो किसका फंक्शन होता है? इट इज एन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है सर स्ट्रेटर्जी। जो हम कंपनी की स्ट्रैटेजी जो फॉलो करते हैं, ये कौन सा प्लान है? ये शॉर्ट टर्म प्लान है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान है कि वो नॉन ऑफ द अबव है? तो ये आपको सभी को पता है सर कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रैटेजी जो है वो जनरली हम लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं। For the accomplishment of some common purpose by harmonious adjustment of specialized part of a concern is called। For the accomplishment of some common purpose मतलब कि कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो हम सभी लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सर इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर 9 का डी इज करेक्ट। ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। सर ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देने की पावर। आपको पता है कि ऊपर में सबसे पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल में होता है सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सबसे लोअर होता है सर लोअर लेवल मैनेजमेंट। और जो ये ऑथोरिटी है ये ऊपर से नीचे फ्लो करती है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ फ्लो करती है बच्चों। तो बच्चों क्या याद रखोगे? सबसे पहले आपसे यदि पूछे कि ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम, तो आप कहोगे सर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब कि ऊपर से नीचे। जैसे एक मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, ठीक है ना, या अपने सबऑर्डिनेट को वो अपना ऑथोरिटी ट्रांसफ़र करेगा। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स, दैट मीन्स कि फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा था ऑथोरिटी के बारे में, तो आप आंसर देंगे 10 का ए, दैट इज सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The departmentation can be created। डिपार्टमेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। तो बताइए सर डिपार्टमेंटेशन जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? बाय फंक्शन, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो सर डिपार्टमेंटाइजेशन का जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो है डिपार्टमेंटेशन का ये
तीनों के तीनों चीज़ों को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन ऑल्सो डन थ्रू फंक्शन, प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस। Now come to next question number 12. The specific number of subordinates that a manager can supervise. The specific number of subordinates that a manager can supervise effectively is called. मतलब कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो कि एक मैनेजर जो है अच्छे तरीके से सुपरवाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो योर आंसर विल बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर नहीं आती? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड एडवाइस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आपको सबको पता है सर, यूनिटी ऑफ कमांड कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डायरेक्टिंग। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। किसी को गाइड करना, सुपरवाइज करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। सो योर आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इनमें से कौन सा लीडरशिप का इंपॉर्टेंस नहीं है? तो सबसे पहला है हेल्प्स टू क्रिएट मोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉइज। तो सर लीडर ही तो क्या करता है? एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना ताकि वो किसी काम को बहुत ही हाई मोरल के साथ कर सके। दूसरा है हेल्प इन बिल्डिंग फिजिकल पावर अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, एक्ट एज अ मोटिव पावर ऑफ ग्रुप एफर्ट, हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी। तो सर आप बोलोगे कि जो मैनेजर है ना वो क्या करता है? ग्रुप एफर्ट के मोटिव पावर को भी बढ़ाता है। एक तरीके से एक मैनेजर जो है वो क्या करता है? एक मोटिवेशन बूस्टर का काम करता है, जो एक एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बूस्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो है वो लीडरशिप से बिलोंग करता है। दैट मीन्स कोई मैनेजर नहीं है जो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कहेगा कि चलो आज चल के हम लोग जिम करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सर मैनेजर आपके फिजिकल पावर को डेवलप नहीं करेगा। मैनेजर जो है वो आपके अंदर आपके मोराल, आपके इंथुजियाज्म, आपके मोटिवेशन को बिल्ड करेगा, ना कि आपके फिजिकल पावर को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लीडरशिप का फंक्शन नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द लीडरशिप स्टाइल ऑन बिहेवियर। इनमें से कौन सा जो है वो लीडरशिप ऑन बिहेवियर के साथ, लीडरशिप बेस्ड ऑन बिहेवियर के साथ डील करता है? तो देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है जिसमें एक बंदा होता है जो ऑर्डर देगा और वही सेंट्रल अथॉरिटी होता है, सारे के सारे एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स उसकी बातों को मानेंगे। ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है सर? ब्यूरोक्रेटिक जो है वो एक हिरार्किकल फॉर्म है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है मतलब जो एक मैनेजर था, ठीक है ना, वो क्या करेगा? अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मिल करके किसी काम को करेगा, ठीक है। जनरली इसको हम ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटिक तो आप लोग सभी को जानते हो कि लीडर जो है अपने सारे काम में सबको इन्वॉल्व करेगा, उन लोगों से उनकी राय लेगा, ठीक है ना, और फिर किसी काम को करेगा। तो आपसे ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर के ऊपर कौन सा बेस्ड है? तो आप कहोगे सर कॉन्टिनम लीडरशिप, इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन इज। मैनेजमेंट के फील्ड में मोटिवेशन क्या है? मैनेजमेंट के फील्ड में मोटिवेशन क्या है? तो आप कहोगे सर अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा सर कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें कह रहा है कि मैनेजमेंट में जो मोटिवेशन है वो किसका रोल प्ले करता है? तो सर मोटिवेशन जो है वो किसका काम करता है सर? डायरेक्टिंग के अंदर। तो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसमें ए मॉस्लो ने हमें ये बताया था कि इंसान की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतों को 5 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो वो आप लोगों को एक बारी इस तरीके से आप क्या करोगे सर, एक स्केल बनाओगे और आप इस तरीके से 5 भागों को पढ़ लेना। इसमें है सर ए मॉस्लो ने ये लॉ दिया था हायरार्की नीड्स का।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है अर्ली बिगनिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ग्रुप टास्क, टीम स्पिरिट आर प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, आर प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ नेक्स्ट, which theory assume that people are naturally lazy and will avoid any responsibility if possible। यानी कि कौन सी थ्योरी जो है हमें ये बताती है कि इंसान जो है वो एक नेचुरली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक लेजी व्यक्ति होता है और वो जनरली किसी काम को अवॉइड करता है यदि पॉसिबिलिटी दी जाए तो। सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन थ्योरी एक्स। Now move to question number 20, motivation hygiene। motivation hygiene theory is introduced by, very important question, आप इसको मार्क कर लीजिए, VVIP क्वेश्चन में से है सर। motivation hygiene theory जो है is given by Hertzberg। motivation hygiene theory is introduced by Hertzberg। now तो चलिए सर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं ग्रुप बी को। तो ग्रुप बी में हमसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हु पोसेस द आइडिया अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हमें आइडिया दिया था किसने? तो हेनरी फयेल ने। हेनरी फयेल ने हमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था और हेनरी फयेल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फयेल ने हमें जो प्रिंसिपल्स बताए थे ये उससे रिलेटेड ही सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर। तो दिस आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोफाउंडेड बाय हेनरी फयेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3, which of the following steps in the planning process asks the question in which environment will our plans operate? Options are identifying alternatives, considering planning premises, formulating supporting plan, setting objectives and goals। तो इसमें आपसे कह रहा है कि कौन से इन्वायरमेंट में हम अपने प्लान को ऑपरेटिव बना सकते हैं। ये कौन से स्टेप्स का प्लानिंग प्रोसेस है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर जो होगा वो होता है कंसीडरिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसमें हम क्या करते हैं सर, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट में हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिव हो सके। नेक्स्ट, विच थ्योरी और अप्रोच इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्टन मायो। तो एल्टन मायो ने जो हमें अप्रोच बताया था दैट वाज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो आप बोलोगे सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज टू अर्न मनी, टू फॉलो कोड ऑफ एथिक्स एंड वेल डिफाइंड करिकुलम, दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें कौन से होते हैं, उसमें कौन लोग होते हैं? तो इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, सही बात है। दूसरा, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने ऑर्डर्स को डाउनवर्ड क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ये भी तो सही है क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि जो ऑथोरिटी होता है या जो ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड तरीके से फ्लो होते हैं। तीसरा है मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट, ये भी काम करते हैं वो कि लोअर मैनेजमेंट को मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से 6 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सभी लोगों को ये पता होगा कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज कंसर्न्ड विथ स्टाफिंग। किससे रिलेटेड है? स्टाफिंग से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग इज। डिसीजन मेकिंग करते वक्त कुछ हमें गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उन गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। कोई भी कंपनी जब कोई भी डिसीजन लेती है तो अपने कंपनी के पॉलिसीज को पहले देख लेती है। नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ।
तो इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. नाउ next question is analogical method, opinion poll, survey method are the techniques of, these are all the techniques of forecasting. forecasting का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, आने वाले टाइम में क्या होगा इसका प्रिडिक्शन करना. जैसे वेदर फॉरकास्ट होता है ना कि बारिश होगी कि नहीं होगी एक्सेट्रा. नेक्स्ट, एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन थिंकिंग बिफोर एक्टिंग. तो आप समझ गए होंगे कि सर बात हो रही है प्लानिंग की, क्योंकि करने से पहले सोचना ही क्या कहते हैं सर, उसे प्लानिंग कहते हैं. और वही इंसान जिंदगी में सफल बनता है जो कोई काम करने से पहले सोचे, प्लान बनाए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, ये तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग इज परवेसिव. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शंस टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो सर पहले के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सही नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट की जा रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इज रेफर्ड टू एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाउ फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल. जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो किस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी, एक अपने एरिया के लिए. टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ, मैनेजमेंट और स्टाफ के अपर लेवल के लिए. फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट, फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल. तो सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the concept of span of management is concerned with seeing whether the managers of the same level have equal number of subordinates or not, employees skills and motivation, determination of number of individuals a manager can effectively supervise. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक जो इंडिविजुअल, एक मैनेजर है, एक इंडिविजुअल मैनेजर जो है वो कितने लोगों को सही तरीके से सुपरवाइज कर पा रहा है, इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आता है सर. डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स और एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ टास्क. तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है सभी को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ टास्क जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम ऑथोरिटी टू डू इज कॉल्ड. किसी को काम देना और उस काम को करने के लिए उसकी ऑथोरिटी को देना इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. और याद रखिएगा अगेन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जो है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ट्रैवल होता है. मतलब मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ समय के लिए क्लास से बाहर जाना पड़ा, तो मैंने किसी आप लोगों में से ही किसी एक को उठाया और मॉनिटर बना दिया. ठीक है. तो जो मैंने जिसे मॉनिटर बनाया ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी कुछ ऑथोरिटी जो है आप उस बंदे को ट्रांसफर कर दी. दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. नेक्स्ट, द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन एडवाइजरी फंक्शन आर कॉल्ड. द फंक्शंस हु आर एम्प्लॉयड इन एडवाइजरी फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस के लिए जिनको एम्प्लॉयड किए हैं उन्हें कहते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. Next, personal quality, presence of followers, responsibility of performance, continuity is some of the features of leadership. किसका फीचर है, लीडरशिप. देखिए जैसे नरेंद्र मोदी, उनकी अपनी पर्सनल क्वालिटी है, ढेरों सारे फॉलोअर्स हैं. ठीक है ना. उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यूअसली रहती हैं. दैट इज कॉल्ड, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. किसकी क्वालिटी है ये, लीडरशिप की. नाउ द ऑथोरिटी ऑफ द लीडर इज द हाईएस्ट. फॉलोअर ऑबे द लीडर्स, the orders of the leader, and the leader is the central authority to take decisions are some of the characteristics of.
दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर होता है वही सेंट्रल फिगर होता है और सारे के सारे लोग उसकी बातों को मानते हैं, जो वो कह देगा उसकी बातों को वो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द लीडर टेक्स द डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या हो रहा है कि जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिल करके कोई डिसीजन ले रहा है, तो ये कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है? तो इट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्ट सुपरविजन, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, maximum individual contribution, appropriateness are the principles of coordination. These are the principles of coordination. किसका प्रिंसिपल है ये? तो कोऑर्डिनेशन का। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। किसका काम है? स्टाफिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब कितने लोग बंदे चाहिए आपको, किस तरीके से हायर करेंगे उन्हें, इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे, उनका प्लेसमेंट कैसे देंगे और उनका ओरिएंटेशन कैसे कराएंगे, दे आर ऑल कंसर्न्ड विथ स्टाफिंग। किसके साथ कंसर्न्ड है सर? स्टाफिंग के साथ। नेक्स्ट, इट इज अ मेंटल प्रोसेस। It is a mental process. It fulfills the objectives of the organization. It fulfills the objective of the individual. It is an indicator of satisfaction of needs. These are the features of. इसमें बताया गया है कि एक mental process है, ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है सही तरीके से अचीव हो रहा है या नहीं, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिविजुअल के वो सही तरीके से पूरे हो रहे हैं या नहीं, और ये भी बताता है कि जो ज़रूरत है इंडिविजुअल की वो सही तरीके से पूरी हो रही है या नहीं। तो ये किसके फीचर्स हैं? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सब्सटेंसिव, प्रोसीड्यूरल आर द टाइप्स ऑफ, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसके टाइप्स है साहब? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ पॉलिस अगेन एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है पुलिस वेरिफिकेशन, फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर वर्क, रिमूवल ऑफ मैनेजरियल वीकनेस, प्रोविजन फॉर करेक्टिव एक्शन आर द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। These are the functions of controlling. Now question number 27, actual performance, measurement of performance, comparison of actual performance and standard performance, analysis of causes of deviation and corrective action plan are the steps of controlling. कहने का मतलब है पहले क्या करना, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर आप अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ उसको क्या करना, कंपेयर करना, फिर अपनी गलतियों को समझना और सुधारना जो है ये किसका पार्ट है? तो ये कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है। नाउ which of the following does not belong to the traditional control technique? Option A, critical path method. Option B, ratio analysis. Option C, return on investment. Option number D, financial statement. So answer is critical path method does not belongs to traditional control techniques. Now question number 29, which organizational structure is generally followed by big steel plant? जो बड़े बड़े स्टील प्लांट होते हैं वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखते हैं? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखते हैं। नाउ हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। हाउथ्रोन जो है इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बताए थे हमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने आज जो है आपके साथ डिस्कशन किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का 2017 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एक कॉमन पेपर होता है ऑनर्स और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और हमने इस पेपर को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है उसको हमने इस वीडियो में कवर अप किया। इसके साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम आपके साथ 2018 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आ रहा हो तो अपना बेल आइकन भी दबा के रखें।